थैंक यू। ठीक है। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की सतत चलने वाली वेबिनार श्रृंखला की आज ये 90 वेबिनार है। हम आज 90 सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं आप सभी के सहयोग से, और आप सभी लोग जो लगातार इन विषयों पर हमसे जुड़े रहते हैं, हम आपके आभारी हैं। आप अपना समय दे रहे हैं। आज पुनः हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जेजे एक्ट के रूल 91 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में चीजें स्पष्ट की गई हैं कि पूरे जेजे सिस्टम को मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी, इवन पॉक्सो एक्ट में भी राष्ट्रीय बाल आयोग के पास उस एक्ट को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार अन्य आयोग भी हैं, महिला आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है, मानवाधिकार आयोग है। ये सारे वे आयोग हैं जो समय समय पर बच्चों के हितों के लिए काम करते रहते हैं और बच्चों के हितों के लिए निरंतर उनमें होने वाले परिवर्तनों को मॉनिटर करते रहते हैं। विभिन्न आयोगों की क्या भूमिका है बाल हित में, किस प्रकार उन आयोगों से सहयोग लेकर के बाल कल्याण समितियां और जेजे बोर्ड के लोग अपने कार्य पद्धति को प्रभावी बना सकते हैं, क्या नियम क्या प्रावधान है, इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा के लिए कविता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कविता जी, आपका स्वागत है। मास्टर ट्रेनर है आप, CWC मेंबर रही हैं और कई सारे महिला आयोग, इवन कई सारे आयोगों के साथ मिलकर आप लगातार बाल हितों में काम करती रही हैं। स्वागत है कविता जी। मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज के विषय पर अपनी बात रखने के लिए। ओवर टू यू कविता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्ते। आई एम श्योर आप सबकी होली बहुत अच्छे से आपने मनाई होगी, और अभी तो हो सकता है कि काफी लोग अभी होली के मूड में ही होंगे। तो मैं बहुत ज्यादा कोई बड़ी बड़ी सैद्धांतिक और कानूनी बातें तो नहीं यहाँ पर करूंगी, पर मेरे जो कुछ अनुभव रहे हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। और मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से कि अगर इस विषय से संबंधित आपके भी कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो यहाँ पर आप जरूर बाद में उसको शेयर करें। मैंने कुछ समय के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग में काउंसलर की हैसियत से काम किया था। तो वहां पर मुझे इस तरह के जो परमानेंट नेचर के कमीशंस हैं उनकी कार्यप्रणाली को नजदीक से देखने और समझने का अवसर मिला। तो जो राष्ट्रीय स्तर के आयोग होते हैं वहां तो देश भर के सभी प्रांतों से केसेस आते हैं और बहुत बड़ी संख्या में केसेस आते हैं। जो केस इस तरह का है कि एक पार्टी एक राज्य से बिलोंग करती है और दूसरी पार्टी दूसरे राज्य से बिलोंग करती है, तो ऐसा केस राष्ट्रीय स्तर के आयोग में दर्ज होना चाहिए। अगर किसी केस में दोनों पार्टीज एक ही राज्य से बिलोंग करती हैं तो फिर ऐसा केस राज्य स्तर के आयोग में दर्ज होता है। अगर एक आयोग किसी केस का कॉग्निजेंस ले लेता है, यानी उसका संज्ञान ले लेता है और उस पर कार्यवाही शुरू कर देता है, तो दूसरे किसी भी आयोग को इस केस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी केस को राज्य स्तर के आयोग में रजिस्टर किया गया और उसमें कोई लार्जर क्वेश्चन इन्वॉल्व है, कोई बड़ा मुद्दा वहां पर शामिल है, तो जो संबंधित राष्ट्रीय स्तर का आयोग है वो भी इस केस का संज्ञान ले सकता है, इसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन फिर भी सबके, क्योंकि क्षेत्राधिकार यहाँ पर निर्देशित किए गए हैं, तो कोशिश यही होती है कि जो अलग अलग फोरम्स हैं उनमें मल्टीप्लिसिटी ना हो, एक केस एक ही फोरम में डिसाइड किया जाए। तो यहाँ जब किसी भी कमीशन में कोई पीड़ित व्यक्ति या उनके बिहाफ पर उनके प्रतिनिधि उसकी तरफ से याचिका दायर करने जाते हैं तो वो पर्सनली कमीशन में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कई लोग कमीशन में पत्र लिखते हैं, कई लोग ईमेल करते हैं, कई लोग टेलीफोन पे कंसल्टेशन लेते हैं, और एक ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का सिस्टम भी कमीशंस में है जहां पर ऑनलाइन तरीके से उनकी वेबसाइट पर शिकायत दर्ज की जाती है। कई केसेस में ये जो आयोग हैं ये स्यूमोटो कॉग्निजेंस यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हैं। तो जब एक शिकायत एक आयोग में दर्ज हो जाती है
तो उस शिकायत को सबसे पहले श्रेणीबद्ध किया जाता है। वहां कुछ कैटेगरीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं, उन कैटेगरीज के हिसाब से उस शिकायत को श्रेणीबद्ध किया जाता है और जो भी संबंधित मेंबर है और काउंसलर्स या कंसल्टेंट्स हैं उनको असाइन किया जाता है। इस शिकायत को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, शिकायतकर्ता से बात करने के बाद जैसा भी आगे आवश्यक कार्यवाही होती है उसके लिए कंसर्न्ड अथॉरिटी को इस शिकायत को फॉरवर्ड किया जाता है और उस अथॉरिटी से एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाती है। पर अगर इस तरह की रिपोर्ट नहीं मिलती है या कोई कार्यवाही नहीं होती है तो फिर उस अथॉरिटी को आगे रिमाइंडर्स भेजे जाते हैं। पर उसके बाद भी अगर कार्यवाही नहीं होती है तो अथॉरिटी को कमीशन समन कर सकता है और उनसे जवाब मांग सकता है। जब किसी केस में ऐसा लगता है कि दोनों पार्टीज को साथ में बुला करके हियरिंग कंडक्ट की जानी चाहिए, तो जो ऑपोजिट पार्टी है उसको नोटिस इशू किया जाता है, उसे कमीशन में बुलाया जाता है और एक हियरिंग भी वहां पर मेंबर्स के सामने या चेयरपर्सन के सामने कंडक्ट की जा सकती है। जिस केस में कमीशन को ऐसा लगता है कि घटना स्थल पर जाकर के इंक्वायरी करने की जरूरत है तो वहां पर इंक्वायरी कमेटी भी सेटअप की जा सकती है। इसके लिए मेंबर्स को मिलाकर के जो इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है तो उसके साथ में कमीशन का जो स्टाफ है वो भी घटनास्थल पर जाते हैं और जांच करते हैं। तो जैसा भी केस की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जांच प्रक्रिया चलती है और जांच के परिणाम स्वरूप जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो मेंबर्स के ओपिनियंस होते हैं, उनके हिसाब से आगे कंसर्न अथॉरिटी को रिकमेंडेशंस भेजे जाते हैं, यानी सुझाव भेजे जाते हैं। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए कहीं पर भी चाइल्ड राइट वायलेशन का कोई केस हुआ है और वहां कमीशन इंक्वायरी करता है और कमीशन को लगता है कि हाँ यहाँ पर कोई क्राइम हुआ है और जो आरोपी है जिसने ऐसा कारित किया है उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, प्रोसीडिंग्स चलानी चाहिए। तो इस तरह का जो केस है ये पुलिस ऑफिसर्स को फॉरवर्ड किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जा सकता है। और अगर कमीशन को ऐसा लगता है कि यहाँ जो पीड़ित व्यक्ति है, जैसे किसी केस में अगर बच्चा है उसको क्षतिपूर्ति की जरूरत है, प्रतिकर मिलना चाहिए, तो फिर जो कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसको सुझाव जाएंगे कि पीड़ित को मुआवजा दिया जाए, क्षतिपूर्ति के लिए वहां पर सुझाव जाएंगे। अगर किसी केस में कमीशन को ऐसा लगता है कि कोई बड़ा लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व है और बड़ा मुद्दा है और इसके लिए हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, तो कमीशंस यहाँ पर डायरेक्टली हाई कोर्ट को या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं ताकि कोर्ट की तरफ से जो भी उचित आदेश और निर्देश हो वो दिए जा सके। तो इस तरीके से कमीशंस जांच करते हैं और जांच के बाद उनकी जो भी परिणाम होते हैं उसके आधार पर आगे जो दूसरी अथॉरिटीज हैं उनको रिकमेंडेशंस भेजते हैं। तो यहाँ जो कमीशन के डायरेक्शंस होते हैं वो सुझावात्मक प्रकृति के हैं। कमीशंस के पास रिकमेंडेटरी पावर्स हैं और इसीलिए कई लोगों का ये मत है कि इस तरह के जो आयोग हैं वो शक्ति विहीन हैं, टूथलेस हैं और उनके अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इसका जो विरोधी मत है, जो काउंटर व्यू है, वो ये विचार रखता है कि भले ही इन आयोगों के पास फाइनल ऑर्डर इश्यू करने की पावर नहीं है, लेकिन ये पूरे तंत्र पर निगरानी रखते हैं और निगरानी रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो इसीलिए ये जो कमीशंस हैं इन्हें वॉचडॉग कहा जाता है, रेगुलेटर्स कहा जाता है, क्योंकि ये सिस्टम को मॉनिटर करते हैं। कई ऐसे केसेस हैं, कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर इस तरह के आयोगों के हस्तक्षेप की वजह से केस में आगे कार्यवाही हुई है या कार्यवाही ने गति पकड़ी है। आप किसी भी कमीशन की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। हाँ, कुछ फेलियर स्टोरीज भी हैं, क्योंकि कई बार जैसा इच्छित होता है या अपेक्षित होता है वैसा परिणाम उस केस में नहीं मिलता है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम एक सभ्य समाज की बात करें, हम सरकारी तंत्र की बात करें, तो इस तरह के जो आयोग हैं जब वो किसी मामले में अपनी अनुशंसा करते हैं, प्रस्तुत रखते हैं, तो फिर उनको सुना जाना चाहिए और उनको तवज्जो मिलनी चाहिए। क्योंकि वैसे तो जो हमारा संविधान है उसमें मानवाधिकारों, मौलिक अधिकारों और कानूनी अधिकारों की रक्षा का जो दायित्व है वो विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब पे डाला गया है। लेकिन क्योंकि हमारा देश बहुत ही विशाल देश है, बहुत विविधता है यहाँ पर,
और कुछ वर्ग विशेष ऐसे हैं जिनको अतिरिक्त सहायता की जरूरत है, तो इसलिए संस्थागत कदम उठाने की जरूरत पड़ी और इसी वजह से इस तरह के जो स्थायी तौर के कमीशंस हैं उनको स्थापित किया गया था। अच्छा, दूसरा एक पहलू और है इन आयोगों के बारे में। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो आयोग हैं ये किसी वर्ग विशेष के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं और इसलिए ये जो वर्ग विशेष हैं ये इन कानूनों का भी दुरुपयोग करते हैं और इन आयोगों का भी दुरुपयोग करते हैं। इसमें मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो महिला आयोग से नाराज रहते हैं। उनको हमेशा लगता है कि महिलाओं के लिए एक अलग से आयोग क्यों बना दिया, पुरुषों के लिए तो कोई आयोग नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए तो आयोग है, लेकिन जो बहुसंख्यक हैं उनका शोषण हो रहा है। पर इसका जो काउंटर व्यू है, जो विरोधी विचारधारा है, वो ये कहती है कि देखिए, समाज में अलग अलग तरह के वर्ग हैं, समुदाय हैं। तो कुछ वर्ग ऐसे हैं जैसे कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, पिछड़ा वर्ग है, जिनको काफी लंबे समय तक शोषित रखा गया, उन्हें दबा कर रखा गया। तो हमारा संविधान और हमारे कानून खुद ये कहते हैं कि इस तरह के जो वर्ग हैं उन्हें सुरक्षित करते हुए, उन्हें सशक्त बनाकर, प्रबल बनाकर के समानता के स्तर पर लाना है। और रही बात दुरुपयोग की, तो देखिए वो तो कोई भी कानून है, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो कानून का दुरुपयोग करेंगे। और जनरली ऐसा होता है, मैंने भी ऐसा देखा है कि जब इस तरह के कमीशंस में फॉल्स कंप्लेंट्स आती हैं, अगर किसी ने दुर्भावनावश कोई झूठी शिकायत की है किसी के खिलाफ, तो जो इनिशियल इंक्वायरी होती है, जो प्रारंभिक जांच होती है, उसी में इस तरह की कंप्लेंट्स फिल्टर आउट हो जाती हैं। और सच बात करें तो ये जो झूठी शिकायतें हैं ये खुद अथॉरिटीज के लिए एक हेडेक है, क्योंकि इसमें काफी टाइम और एफर्ट वेस्ट होता है और ये टाइम और एफर्ट एक जो वास्तविक पीड़ित है उसके लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग इस तरीके से कानूनों का दुरुपयोग करते हैं और इस तरह के जो फॉल्स कंप्लेंट्स हैं, झूठी शिकायतें हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वास्तविक पीड़ित है उसको कानून का सहारा ना मिले। जो असली में जो जेन्युइन केसेस हैं वहां तो कानून पहुंचना चाहिए और पूरे सिस्टम का सपोर्ट पीड़ित को मिलना चाहिए। तो यहाँ मैं स्पेशली, जैसे मैंने कमीशन में देखा, जो विमेन कमीशन है उसमें देखा कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही अपना जो नजरिया है वो संकुचित कर लेते हैं। पुरुष ये कहते हैं कि महिला आयोग महिलाओं के लिए है, पर ऐसा नहीं है। वहां एक पिता आता है अपनी बेटी के लिए, ये कहता है कि मेरी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है या मेरी बेटी को दहेज के लिए मार दिया गया। एक भाई है, वो अपनी बहन के लिए आता है कि मेरी बहन के साथ रेप हुआ है या उस पर एसिड अटैक हुआ है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ के बिहाफ पर शिकायत लगाता है कि वाइफ का जो एम्प्लॉयर है वो उसे मैटरनिटी लीव नहीं दे रहा, उसे मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिल रहे, या वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। यहाँ तक कि बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड्स के बिहाफ पर भी शिकायत दर्ज करते हैं कि जो हमारी गर्लफ्रेंड है उसकी शादी उसके घर वाले जबरदस्ती और उसकी बिना मर्जी के कर रहे हैं। तो यहाँ कानून जो है वो किसी वर्ग विशेष के साथ नहीं है, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है। कानून सही के साथ है, न्याय के साथ है, और कानून गलत के खिलाफ है। तो ये थोड़ा सा सबको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, तो हम इस जो मानवाधिकारों के संरक्षण का मुद्दा है इसको शायद ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के कमीशंस हैं उसकी एक लिस्ट आपके सामने आएगी। इसमें मैंने स्टेट लेवल की कमीशंस की बात नहीं की है। जहां राष्ट्रीय स्तर के कमीशंस हैं उनके पैरेलल राज्यों में स्टेट लेवल के कमीशंस का गठन किया गया है, और जो पावर्स नेशनल कमीशंस की होती है वही सिमिलर आइडेंटिकल पावर्स स्टेट कमीशंस के पास होती है। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर चौबे अपना ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा। जी जी, करिए, मैं कंफर्म यू। आप देख पा रहे हैं? जी, क्लियर है। हाँ जी, तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये नेशनल कमीशंस के बारे में है। इसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से कमीशन है, उनको किस साल, किस वर्ष स्थापित किया गया,
और किस कानून के तहत या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत स्थापित किया गया। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, इसमें आप लास्ट में देखिए, वी हैव दिस नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एट द एपिक्स लेवल। तो जो एनसीपीसीआर है और राज्यों में जो स्टेट कमीशंस इस पर्पस के लिए गठित किए गए हैं, उनको सीपीसीआर एक्ट यानी कि कमीशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है। तो बाल अधिकार और बाल कल्याण के क्षेत्र में जो कानून हैं, जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह की इंटरनेशनल ट्रीटीज को हमने अंगीकार किया है, उनमें जो भी बच्चों के लिए अधिकार दिए गए हैं, उनको सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है वो एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर की है। तो यहाँ खास तौर पर स्पेसिफिकली, जैसा कि पहले आपको डॉक्टर चौबे ने कहा कि जेजे एक्ट में और आरटीई एक्ट और पॉक्सो एक्ट में सेक्शंस हैं, धाराएं हैं जो इन कमीशंस के रोल के बारे में है। तो मैं थोड़ा सा रेलेवेंट पोर्शन आपको पढ़ करके बताती हूँ। यहाँ इसमें जो जेजे एक्ट है उसका सेक्शन 109 है, दिस इज अबाउट मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। तो ये कहता है कि द नेशनल कमीशन or the state commission shall monitor the implementation of the provisions of this act in such manner as may be prescribed। तो यानी मॉनिटरिंग की जो जिम्मेदारी है वो इन कमीशंस को दी है। अब एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो यहाँ रूल्स जो हैं उसमें रूल 91 ये प्रिस्क्राइब करता है कि द नेशनल कमीशन एंड द स्टेट कमीशंस may review setting up of institutions created under the act। इसके अलावा और भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं, पर इसमें जो ये पहला सब रूल है इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि जो सिस्टम है उसे ये कमीशंस रिव्यू कर सकते हैं। मान लीजिए जेजे एक्ट के अनुसार जैसे कि हर जिले में बाल कल्याण समिति का गठन होना है, वो नहीं किया जाता है। अगर किया जाता है तो उसके बाद में जब दूसरी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है तो वो टाइमली नहीं होता है, या बाल कल्याण समिति बना तो दी, उसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्सेज नहीं दिए गए, या मान लीजिए जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां स्टाफ नहीं है, या जैसे कि फॉस्टर केयर, आफ्टर केयर, स्पॉन्सरशिप की जो स्कीम्स हैं उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया गया है, उनको शुरू नहीं किया गया, या उनका संचालन जो है वो सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो स्टेट कमीशन है, जो राज्य स्तर का आयोग है, वो इसकी जांच कर सकता है और अपनी जो भी रिकमेंडेशंस है वो गवर्नमेंट को दे सकता है। इनफैक्ट ये सिर्फ एक इनेबलिंग पावर नहीं है, ये इनफैक्ट कमीशन की ड्यूटी है कि इस तरह के जो भी रिक्वायरमेंट इस कानून के तहत देखनी है उनको देखा जाए और अकॉर्डिंगली जो भी उनके सुझाव हैं वो गवर्नमेंट को दें और अपनी रिपोर्ट में आगे गवर्नमेंट को इसके बारे में इंगित भी करें कि इस कानून के तहत जो इंस्टीट्यूशन सेट होने हैं वो नहीं किए गए हैं और यहाँ कमियां हैं। इसी तरीके से अगर आप पॉक्सो एक्ट उठाकर देखेंगे तो इसमें जो सेक्शन 44 है दैट इज अबाउट मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। इसमें भी यही बात कही गई है कि द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और एज द केस मे बी द स्टेट कमीशन शैल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। और इसमें जब हम आगे रूल्स में चलते हैं तो यहाँ रूल 6 में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस तरीके से ये कमीशंस पॉक्सो एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली रूल 6 में जो एक पॉइंट है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये कहता है द एनसीपीसीआर और द एससीपीसीआर एज द केस मे बी मे कॉल फॉर अ रिपोर्ट ऑन एनी स्पेसिफिक केस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज फॉलिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ CWC। तो यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जो भी कोई इस तरह का केस है यानी पॉक्सो का केस आता है और उस केस से संबंधित जानकारी कमीशन मांगता है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इसके संबंध में एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग डायरेक्टली कमीशंस को अप्रोच करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पीड़ित चाहे तो कमीशन को अप्रोच कर सकता है और वहां अगर कमीशन को लगता है कि ये केस CWC को फॉरवर्ड किया जाना चाहिए तो कमीशन CWC को फॉरवर्ड कर देगा
और इस तरह के केस में जब सीडब्ल्यूसी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसी जानकारी जो कमीशन के पास है और केस में निर्णय लेने के लिए जरूरी है, तो सीडब्ल्यूसी भी इस तरह की जानकारी कमीशन से मांग सकती है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जब एक दूसरे से जानकारी मांगी जाती है तो ईगो और एटीट्यूड थोड़ा सा एक बैरियर की तरह आ जाता है सामने, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून में यहाँ कोई भी किसी की रिपोर्टिंग अथॉरिटी नहीं है। ये सिर्फ एक सामंजस्य और समरसता के साथ काम करने का तरीका है जो कि कानून जिसका दिशा निर्देश देता है। तो अगर यहाँ पर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो वो इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। खास तौर पे कमीशन का जो काम है वो स्टडी, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा कलेक्शन और पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने का भी है। तो अगर चाइल्ड वेलफेयर के फील्ड में किसी भी तरह का डेटा कमीशन को चाहिए और उन्हें लगता है कि सीडब्ल्यूसी के पास है या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के पास है या एनजीओ से कोई डेटा कलेक्ट करना है, तो कमीशन इस तरह की रिपोर्ट भी सीक कर सकता है। तो यहाँ बेसिकली आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का ये पूरा मामला है। यहाँ मैं आपको एक अगली स्लाइड दिखाती हूँ। इस स्लाइड में आप वो पावर्स देख सकते हैं जो कि कमीशन के पास हैं एक सिविल कोर्ट की हैसियत से। ये जो पावर्स कमीशन को दी गई हैं, ये इस पर्पस के लिए दी गई हैं कि कमीशन जब भी किसी मामले में इंक्वायरी करता है तो उस जांच को इफेक्टिव तरीके से कर पाए। और ये सेम पावर्स एक सीडब्ल्यूसी के पास भी हैं। फर्क ये है कि कमीशन के पास जो ये पावर्स हैं वो अपनी पावर्स सीपीसी से ड्रॉ करता है और जो सीडब्ल्यूसी है वो अपनी पावर्स सीआरपीसी से ड्रॉ करती है। तो जब भी मामले की इंक्वायरी कमीशन करता है तो वो क्या क्या शक्तियां उपयोग में ला सकता है? कमीशन किसी भी व्यक्ति को कमीशन में आने के लिए आदेश दे सकता है, वहां उपस्थित रहने के लिए आदेश दे सकता है। इसके अलावा कमीशन किसी भी दस्तावेज के प्रोडक्शन के लिए आदेश दे सकता है, या कमीशन किसी पब्लिक रिकॉर्ड यानी कि जो आपके सार्वजनिक अभिलेख होते हैं उनको या उनकी प्रतिलिपि को अपने ऑफिस में मंगवा सकता है। इसके अलावा कोई फिट पर्सन या ऑफिशियल को कमीशन नियुक्त कर सकता है ताकि वो बाहर कहीं जा करके शपथ पत्र पर गवाही ले सके किसी की भी। तो शपथ गवाही लेने की जो पावर है वो भी कमीशन के पास है। आइए 2-3 बारी आइए 2-3 बारी 5 मिनट 15 मिनट। जी अब कंटिन्यू करें कविता जी। कविता जी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस जी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कविता जी। हाँ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी ठीक जी है, सुन पा रहे हैं। कितने देर पहले हुआ ये? क्योंकि आई थिंक बीच में किसी का माइक ऑन था तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुआ, उसके बाद ही आई थिंक मेरी आवाज गई होगी। जानकारी मंगा सकते हैं, प्रतिलिपि मंगा सकते हैं कमीशन तक। ठीक है, ये स्लाइड के बारे में मैं आपको बता रही थी। इसमें वो शक्तियां आप देख सकते हैं जो कि कमीशन यूज कर सकता है जब भी वो किसी मामले की जांच करता है तब। और यहाँ पर ये जो शक्तियां हैं ये एक सीडब्ल्यूसी के पास भी है। तो कमीशन भी एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, सीडब्ल्यूसी भी एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, लेकिन सबका अपना एक दायरा है और सबको अपने दायरे की जो मर्यादा है उसमें रहकर काम करना है। तो रिपोर्ट एक दूसरे से मांगी जा सकती है। कमीशन स्पेशली क्योंकि मॉनिटरिंग अथॉरिटी है तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांग सकता है, लेकिन जहां सीएनसीपी का कोई मैटर है यानी बच्चे का कोई मैटर आप डिसाइड कर रहे हैं और किसी भी सीएनसीपी यानी कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन के बारे में आपको कोई निर्णय देना है यानी बाल कल्याण समिति को निर्णय देना है, तो इसमें कमीशन कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की एक एक्सक्लूसिव पावर है और आपके जिले में आपके सामने जो आपके क्षेत्राधिकार में बच्चे आते हैं उनके केस में निर्णय देने की जो शक्ति है वो सिर्फ सीडब्ल्यूसी के पास ही है। अगर किसी को सीडब्ल्यूसी के किसी भी निर्णय से कोई आपत्ति है तो उसके खिलाफ वो अपील कर सकता है और ये अपील चिल्ड्रंस कोर्ट में की जाएगी जो कि एक सेशंस कोर्ट है यानी सत्र न्यायालय है।
या फिर इसके खिलाफ रिवीजन पिटीशन लगाई जा सकती है, जो कि कंसर्न हाई कोर्ट में लगाई जाएगी। किसी भी मामले में कमीशन की तरफ से सीडब्ल्यूसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है, दबाव नहीं डाला जा सकता है एक खास तौर का निर्णय देने के लिए। तो यहाँ पर जहां भी इस तरह के बच्चों के मामले में निर्णय देने का अधिकार है वो सीडब्ल्यूसी का है, और सीडब्ल्यूसी ही इसमें अपनी विजडम अप्लाई करेगी। अच्छा, यहाँ पर जब हम आपसी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि कैसे कमिटीज और कमीशंस ने आपसी सामंजस्य और समरसता के साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का हल निकाला। तो दिल्ली में चाइल्ड लेबर के केसेस बहुत आते हैं, तो आज भी काफी आते होंगे, पहले भी बहुत आते थे। इनफैक्ट रेस्क्यू ऑपरेशंस जब कंडक्ट होते हैं तो 40, 50, 60 उससे भी ज्यादा, मतलब ये तो लगभग संख्या मैं आपको बता रही हूँ, इतने बच्चे हर रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू किए जाते हैं। और ये फैक्ट्रीज पर जनरली रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट होता है एसडीएम की गाइडेंस और सुपरविजन में। तो जब सीडब्ल्यूसी के सामने इन बच्चों को लाया जाता था तो बहुत सारे काम करने होते थे। एसआईआर तैयार करनी है, काउंसलिंग होनी है बच्चे की, बच्चे के स्टेटमेंट होने हैं, वेज रिकवरी करनी है, और इन सब में टाइम तो चाहिए होता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती थी कि जो ये बच्चे हैं, इनके माता पिता, जो भी इनके अभिभावक हैं, वो सीडब्ल्यूसी के सामने आ जाते थे और तुरंत कस्टडी की मांग करते थे। कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर्स होते थे उनका दबाव इन पर होता था, थोड़ा इन्फ्लुएंस उनकी तरफ से होता था, और थोड़ा बहुत क्योंकि अभिभावक इतने समझदार नहीं थे, थोड़ा सा नासमझी उनकी तरफ से थी, बच्चों को काम करने भी कईयों ने खुद भेजा था। तो यहाँ अभिभावक जिद लेकर बैठ जाते थे कि हमें बच्चे की कस्टडी चाहिए, और इनकी जब काउंसलिंग होती थी तब भी ये कई बार मानने को तैयार नहीं होते थे। इनकी तरफ से यही जिद रहती थी और रवैया रहता था कि या तो आप बच्चा हमें इमीडिएटली दीजिए, हम अपने गांव जाएंगे, या फिर आप अगर बच्चे के संबंध में कार्रवाई करना चाहते हैं तो हमें अभी दिल्ली रहने की व्यवस्था करिए। तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि जब इनके माता पिता रोने लगते थे, सीडब्ल्यूसी के सामने पूरा पूरा दिन बैठते थे, तो जो बच्चे हैं वो भी रोना शुरू कर देते और उनकी भी जिद हो जाती थी शुरू कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। तो यहाँ जब ये इस तरह की प्रॉब्लम आने लगी तो एनसीपीसीआर की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी राज्यों के जो स्टेट भवन्स दिल्ली में हैं उनके ऑफिशियल्स को बुलाया गया और उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जब भी इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं और जिन जिन राज्यों के बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, और अगर इन बच्चों के अभिभावक सीडब्ल्यूसीज के सामने आते हैं तो काउंसलिंग के बाद भी उनका रवैया नहीं बदलता, तो उनकी फर्दर काउंसलिंग और दिल्ली में उनके रहने की जो व्यवस्था है वो उन कंसर्न स्टेट भवन्स के द्वारा की जाएगी। तो एनसीपीसीआर के इस इंस्ट्रक्शन के बाद में ये जो प्रॉब्लम थी ये काफी हद तक नियंत्रण में आ गई। इसी तरीके से मैं एक और केस आपको बताती हूँ, जिसमें एक 16-17 साल की लड़की थी जिसे उसके एम्प्लॉयर के यहाँ से रेस्क्यू किया गया था। डोमेस्टिक हेल्प की तरह वो काम कर रही थी, और इस केस में एम्प्लॉयर के जो अगेंस्ट आरोप लगाए गए थे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के थे, चाइल्ड लेबर के भी थे, और पॉक्सो के तहत भी आरोप थे। तो जब ये केस चल रहा था, बच्ची को सीसीआई में रखा गया क्योंकि वहीं पर रखना उसे सेफ था, दिल्ली के सीसीआई में रखा गया था। पर इस बच्ची की जो मदर थी वो सिंगल मदर थी, और वो होम स्टेट से दिल्ली आई और एक एनजीओ के थ्रू उन्होंने सीडब्ल्यूसी में एप्लीकेशन लगाई, और उसमें उन्होंने बच्चे की कस्टडी मांगी कि इमीडिएटली मुझे कस्टडी दी जाए बच्चे की। बच्ची की जो मेंटल और इमोशनल स्टेट थी वो भी बहुत वल्नरेबल थी, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट केस में तो जितना हो सके कोशिश यही होनी चाहिए कि जो पीड़ित बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे, अगर पेरेंट्स के साथ रहना उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है तो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो मदर अपनी बच्ची को लेकर के होम स्टेट जाना चाहती थी, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये कहा कि अभी ये केस जिस स्टेज पर चल रहा है थोड़े दिन इसका दिल्ली में रहना जरूरी है। और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तरफ से भी ये रिपोर्ट लगाई गई कि जो मदर की इकोनॉमिक कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो बच्ची की कस्टडी अभी मदर को देना उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी वेलबींग के लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। यहाँ पर एक खास बात ये रही कि ये जो फैमिली थी ये शेड्यूल कास्ट के थे, और जिस एनजीओ के साथ ये मदर दिल्ली आई उसी एनजीओ की तरफ से एक एप्लीकेशन नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट में लगाई गई,
और जब एससी कमीशन में ये एप्लीकेशन लगी तो वहाँ जो चेयरपर्सन थी उनके साथ और सीडब्ल्यूसी के साथ जो डिस्कशन हुआ उसमें इवन कमीशन ने इस मामले को समझा और यहाँ कमीशन ने अपनी तरफ से ये आश्वासन दिया कि इस मदर की इकोनॉमिक कंडीशन और उसकी सेफ्टी और उसके दिल्ली में रहने की व्यवस्था और इवन जब वो होम स्टेट चली जाएगी तो वहां पर भी जो उसकी आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ बनाने का जो कार्य है वो कमीशंस की तरफ से किया जाएगा। तो जब ये आश्वासन उस कमीशन से मिला तो इस बच्ची को रिस्टोर किया गया, उस मदर को, और जब तक कोर्ट ने बच्ची के दिल्ली में रहने की बात कही तब तक की जो दिल्ली में रहने की व्यवस्था है वो नेशनल कमीशन फॉर एससी की तरफ से की गई। तो ये एक और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कैसे राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की तरफ से सपोर्ट मिला एक सीएनसीपी को। इसी तरीके से एक और केस मैं आपको बताती हूँ जहां पर हमें एक बच्ची को एस्कॉर्ट करके उसे उसके होम स्टेट में रिपैट्रिएट करना था। तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ था वो अवेलेबल नहीं था, तो उसे हम जनरली 3rd बटालियन कहते हैं। उस टाइम पुलिस अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, लेकिन क्योंकि रिपैट्रिएशन बहुत इमीडिएटली करना जरूरी था और उस टाइम डीसीपीओ से भी कोई सोशल वर्कर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से भी कोई केस वर्कर अवेलेबल नहीं था, स्टाफ की कमी थी। तो जो कमीशन है उनके पास जो पैनल लिस्टेड था उनके एनजीओज को कांटेक्ट किया गया और वहां से जो भी क्रेडिबल एनजीओज थे उनकी लिस्ट मंगवा करके फिर एक सोशल वर्कर की टीम को एस्कॉर्ट टीम की तरह बच्ची के साथ उसके होम स्टेट भेजा गया और वहां जो कंसर्न सीडब्ल्यूसी थी उनके सामने केस को प्रस्तुत किया गया। तो जो केस का ट्रांसफर है वो सोशल वर्कर्स की मदद से हुआ और ये सोशल वर्कर्स की जो मदद है वो हमें यहाँ के कमीशन की तरफ से मिली थी। इसी तरीके से एक और केस मैं बताती हूँ जहां पर दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से एक फैमिली काउंसलिंग का सेशन प्रोवाइड किया गया था। एक फादर ने सीडब्ल्यूसी को अप्रोच किया था। फादर ने अपनी बच्ची की कस्टडी की एप्लीकेशन लगाई थी सीडब्ल्यूसी में। ये बच्ची अपनी मदर के साथ रह रही थी और वो मदर अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी। केस था मैरिटल डिस्कॉर्ड का। बच्ची के जो पेरेंट्स हैं उनका जो मैरिटल डिस्प्यूट था वो फैमिली कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा था। तो यहाँ सीडब्ल्यूसी ने ऑर्डर दिया कि ये बच्ची सीएनसीपी नहीं है और क्योंकि ये एक चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन नहीं है तो वहां काउंसलिंग देने का या आगे किसी भी तरह का एक्शन लेने का कोई सवाल उठ ही नहीं रहा था। लेकिन ये जो फादर थे ये रोज सीडब्ल्यूसी के चक्कर लगा रहे थे कि मुझे अपनी बच्ची से मिलना है, मुझे कोर्ट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रही है, चाइल्ड राइट्स के बारे में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पूरी की पूरी उन्होंने कॉपी करवा करके एक फाइल बना रखी थी। तो वहां सीडब्ल्यूसी को लगा कि कहीं ना कहीं इस फैमिली को थोड़ा सा काउंसलिंग की जरूरत है क्योंकि चाइल्ड राइट्स का जो ये पर्सपेक्टिव है, जो ये फील्ड है, ये नया है, ये लोगों को पता नहीं है अभी, तो उन्हें समझ नहीं आता है कि किस फोरम को अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पर ये केस जो स्टेट का कमीशन है वहां फॉरवर्ड किया गया और कमीशन की तरफ से इस परिवार को काउंसलिंग के कुछ सेशंस दिए गए और उन्हें समझाया गया कि चाइल्ड राइट्स का जो ये पूरा मामला है, जो ये डॉक्यूमेंट्स वो रोज लेकर के सीडब्ल्यूसी के चक्कर लगा रहे हैं, वो एक्चुअली क्या कहते हैं। तो इस काउंसलिंग के बाद में वो फादर थोड़ा सा सेटिस्फाई हुए और उन्हें फिर बाद में ये समझाया गया कि जो आपका मामला है वो फैमिली कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है। तो इस तरीके से एक सपोर्ट कमीशन की तरफ से दिया गया। यहीं पे मैं ये भी बताना चाहूंगी, मुझे याद आता है कि जो दिल्ली में पॉक्सो कोर्ट्स में कार्यवाही चलती थी तो वहाँ दिल्ली कमीशन फॉर विमेन के काउंसलर्स बैठा करते थे। जो लेडी काउंसलर्स हैं उन्हें वहाँ अपॉइंट किया गया था। तो जो सीसीआईज हमारे अधीन आते थे वहाँ भी जो बच्चियां रहती थी जो कि सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम्स थी, जब वो कोर्ट में जाती थी एविडेंस के पर्पस के लिए, जब उन्हें बुलाया जाता था तो कोर्ट में अगर उन्हें किसी भी तरह की काउंसलिंग की जरूरत पड़ती थी तो कोर्ट के द्वारा उन काउंसलर्स की फैसिलिटी इन बच्चियों को दी जाती थी और ये काउंसलर्स दिल्ली कमीशन फॉर विमेन की तरफ से कोर्ट्स में अपॉइंट किए गए थे। तो इस तरीके से छोटी छोटी से बातें हैं जहां पर कमिटीज और कमीशंस आपस में थोड़ा कोऑपरेट करके कोऑपरेशन के साथ इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि
आपके जो राज्य स्तर के आयोग हैं और इनफैक्ट जो राष्ट्रीय स्तर के आयोग हैं उनकी वेबसाइट्स को जरूर चेक करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कमीशंस के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे कि अगर अभी आप एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर जाएंगे, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स की वेबसाइट है, वहां पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट शुरू किया है सहारा नाम से, और ये प्रोजेक्ट बच्चों की काउंसलिंग के पर्पस के लिए शुरू किया गया है। इसी तरीके से कोविड टाइम में निम्हांस के साथ कोलैबोरेट करके कमीशन की तरफ से मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और इसके अलावा एक पोर्टल एनसीपीसीआर ने स्टार्ट किया है जिसे हम बाल स्वराज पोर्टल कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ये डायरेक्शंस हैं कि जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के मजिस्ट्रेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, वो ग्राउंड लेवल पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे रिपोर्ट लेकर के जो भी कोविड अफेक्टेड बच्चे हैं उनकी रिपोर्ट इस बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड करेंगे आगे, ताकि इसका जो डेटाबेस है वो क्रिएट किया जा सके और बच्चों को जो भी हर संभव सहायता है वो दी जा सके। राज्य स्तरीय स्कीम्स हो या राष्ट्रीय स्तर की स्कीम्स हो, वो सहायता इन बच्चों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा आप एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर देख सकते हैं बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि स्ट्रीट चिल्ड्रन कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, फैसिलिटेट किया जा सकता है, इसके बारे में एक एसओपी उन्होंने डाला है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत तरह के जजमेंट्स हैं, जो हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको अभी एक उदाहरण देती हूँ। अभी फिलहाल दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से जो दिल्ली के सीसीआईज हैं उनमें रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, जहां पर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको रीडिंग हैबिट से परिचित करवाया जा रहा है, उनकी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो किताबें पढ़ सकें। इसके साथ ही और यहाँ मैं बात सिर्फ सीएनसीपीज की नहीं करना चाहूंगी। सीएनसीपीज जो हैं वो एक एरिया है, जो कमीशंस हैं उनके दायरे में तो सभी तरह के बच्चे आते हैं। तो दिल्ली में जैसे बच्चों के लिए जो सार्वजनिक पार्क हैं और जो खेलने की जगह है, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी दिल्ली कमीशन की तरफ से एक लिंक उनके वेबसाइट पर दिया है, ताकि लोग वहां पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। इसी तरीके से जो एनसीपीसीआर है वहां की वेबसाइट पर एक लिंक है जिसको पॉक्सो ई बॉक्स का नाम दिया गया है। तो अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो बच्चा भी और बच्चे के बिहाफ पर कोई एडल्ट भी वहां जाकर के उस लिंक का उपयोग करके डायरेक्टली कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। तो बहुत तरीके हैं जिनसे ये कमीशंस बच्चों की मदद कर सकते हैं, और इसकी जानकारी हम इनकी वेबसाइट्स के थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो सीपीसीआर एक्ट है उसमें इन कमीशंस को ये शक्ति दी गई है। जो एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर हैं उनके पास ये शक्ति है कि वो उन इंस्टीट्यूशंस का यानी संस्थाओं का निरीक्षण कर सकते हैं जहां पर बच्चे रह रहे हैं। तो जो सीसीआईज हैं, जो चिल्ड्रन होम्स हैं या दूसरे तरह के सीसीआईज हैं जहां बच्चों को रखा गया है, उनका इंस्पेक्शन ये कमीशंस कर सकते हैं। उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए ये गवर्नमेंट को सुझाव दे सकते हैं, और उनको करना चाहिए। ये न सिर्फ एक पावर है, ये एक उनकी ड्यूटी भी है। इसके अलावा एक और बात जो सीपीसीआर एक्ट में कही गई है वो ये है कि बच्चों के खिलाफ जो ऑफेंसेस होते हैं, इस एक्ट में एक पूरा जो चैप्टर है वो इसी बात पर है कि बच्चों के जो ऑफेंसेस हैं वो चिल्ड्रन कोर्ट में सुने जाने चाहिए। इनफैक्ट चिल्ड्रन कोर्ट की जो संकल्पना है वो यहीं से शुरू होती है। पॉक्सो एक्ट में जो स्पेशल कोर्ट की बात कही गई है वो बाद में राज्य सरकारों को बाधित किया गया था कि स्पेशल कोर्ट्स को डेजिग्नेट किया जाए। तो ये जो चिल्ड्रन कोर्ट है, ये इनकी जो बात है वो सीपीसीआर एक्ट में कही है, फिर पॉक्सो एक्ट में स्पेशल कोर्ट की बात कही है, और अभी जेजे एक्ट में जो बच्चों के खिलाफ होने वाले ऑफेंसेस हैं उनको फिर से रीकैटेगराइज किया है, और अब ये बात कही है कि बच्चों के खिलाफ जिस भी तरह का अपराध हो वो सभी चिल्ड्रन कोर्ट में सुने जाएंगे। तो चिल्ड्रन कोर्ट डेजिग्नेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, इन कोर्ट्स में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया गया है या नहीं किया गया है, अगर ये नियुक्तियां नहीं हो रही है तो इसकी जांच भी कमीशन को करनी है, और इसके बारे में भी कमीशन गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे सकती है। फिर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, जो लिमिटेशन है, जो सीमा है, वो यही है कि ये कमीशन सुझाव दे सकते हैं, ये अपनी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो एनफोर्समेंट है
इन सुझावों को साध्य करने का जो काम है वो तो गवर्नमेंट का ही है, और जो गवर्नमेंट्स है उनको ऑर्डर देने का जो काम है वो कोर्ट्स कर सकते हैं, वो न्यायपालिका कर सकती है। तो हाँ, इन कमीशंस की सीमाएं हैं, पर फिर भी एक बहुत बड़ा दायरा है जिसको ये कवर करते हैं, सो दे हैव वाइड पावर्स। तो यहीं पर मैं अपना जो बात कहना चाहती थी उसको मैं विराम दूंगी, और मैं चाहूंगी कि अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं, आपके कोई विचार हैं, तो वो आप यहाँ पर रखें जरूर। जी, धन्यवाद कविता जी। अगर आपसी समन्वय हो आयोग के साथ, CWCs के साथ, तो आपने 2-3 चीजें जो बताई बहुत अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो आपने सारे राज्यों के प्रतिनिधियों को रुकने के लिए जो व्यवस्था की बात करी, वो एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए भी लिखी। अनीता कपूर की कुछ लाइनें याद आती हैं हिसाब को लेकर के, या सवाल जवाब जब हम बच्चों के बारे में करते हैं तो, कि बादलों के पानी का हिसाब सागर से कौन पूछेगा। जिंदगी एक किताब है, रोज खुलता है एक पन्ना, इन पन्नों का हिसाब किस्मत से कौन पूछेगा। जो लम्हे रह गए पन्नों से चिपके ही, उन्हें न जी पाने का हिसाब जिंदगी से कौन पूछेगा। अगर हम एक दूसरे की आपसी बातचीत करते हुए एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात करने लगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये बाल कल्याण समितियों की जिम्मेदारी है, ये आयोगों की जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी जो बाल कल्याण समितियों को या बोर्ड को डे टू डे जीवन में लेनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। अब मनीष पांडे जी ने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें। मनीष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मनीष जी। मनीष दुबे, हेलो। जी जी, रखें अपनी बात। हाँ, डॉक्टर मनीष दुबे, इंदौर से CWC मेंबर। मेरा एक सवाल था। हमारे पास अभी एक बच्ची आई है जिसकी उम्र लगभग 16 साल है। उसके पिता पे कोर्ट द्वारा पॉक्सो लगाया गया था, और 3 साल बाद उस बच्ची ने ये बताया है कि पॉक्सो मेरे पिताजी पे मेरी दादी और मेरी बुआ इन्होंने मिलके गलत लगाया है, और एक मतलब वन साइडेड वो फैसला दे दिया था। पिताजी इस बीच जो है बाहर थे, और उन्होंने किसी कारणवश, किसी बीमारीवश उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। अब बालिका जो है हमारी CCI में है, और वो पिताजी के साथ ही रहना चाहती है। इसी कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए? कविता जी। ये आप जो अभी बात कह रहे हैं, इसमें पॉक्सो कोर्ट का क्या फैसला है? पॉक्सो कोर्ट ने पॉक्सो लगा दिया था, और एक मतलब वन साइडेड दिया था। पिताजी ने अपना कोई भी पक्ष नहीं रखा था। उसमें जो कोर्ट का जो आया था ना ऑर्डर, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब बालिका जो है 3 साल बाद दादी और इनके विरुद्ध बता रही है कि हमें मतलब ये करा था, और उनके 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे उनके पास ही ऑलरेडी, और मदर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। इसकी बच्ची की उम्र क्या है? एक्चुअली इस 16 तरह साल। के केसेस में ऐसा कोई एकदम से जनरल कमेंट नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये जी पॉक्सो जी का मामला है। तो जी जी आज जी का हमारा डिस्कशन है वो बिल्कुल अलग है। जी तो जब तक जी फाइल ना मनीष जी, दी जाए, इस पे बोलिए। और इस पे इतना हम कोई एकदम से जी डिसीजन नहीं, तो नहीं बिल्कुल बता मैं सकते, सहमत हूँ मनीष जी। इस पे आप बाद में अलग से चर्चा कर लीजिएगा। मैं जी जी आपको जी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेकर के इस एक पे बता मल्टी फेसेटेड चीजें होती हैं, तो जी इसमें तो बहुत सारी चीजें जो आपको जाननी होंगी, और उसके बाद में जी जी आपको डिसाइड करना है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट किस में है। जी इसमें जो भी लीगल इश्यूज हैं उसके लिए आप अपने जो लीगल एड काउंसिल है उनको आप फाइल मार्क कर सकते हैं, जी। लेकिन बच्ची का कहाँ रहना उसके सर्वोत्तम हित में है, इसका डिसीजन तो आपको ही लेना होगा, सारे ही फैक्टर्स अब देखने। बालिका CCI में है, और अच्छे घर से है। वो CCI में ज्यादा दिन तक रहना नहीं चाहती है, और और अगर दादी के पास पॉक्सो जाना नहीं चाहती है। किया है तो कोई पिताजी सजा पे भी पॉक्सो। होगी। हम्म पॉक्सो कोर्ट ने अगर कॉन्विक्ट किया है, हम्म। अगर उन्हें जो भी उन्होंने पॉक्सो कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो प्रॉपर ऑर्डर क्या है वो भी आपको देखना होगा। हाँ, वो अगर ऑर्डर पढ़ा था हमने। वो ये अपना कोई पक्ष नहीं रख पाए थे पिताजी, और चूंकि वो बाहर अपने बिजनेस में रहते थे, और नहीं, तो उन्होंने जो है अपना कन्विक्शन वो कन्विक्शन हुआ है।
कविता जी मुझे लगता है आज ये विषय नहीं है, आई आज थिंक ये विषय नहीं है, तो मनीष जी इस पे हम बाद में बात करेंगे। आज हम जी, जी। कमीशन से संबंधित बात करें। आप जी, मुझे जी। केस की डिटेल देंगे तो मैं लीगल ओपिनियन लेके आपको बता हाँ, सकता हूँ। इसमें क्या वो बाल आयोग और राष्ट्रीय बाल आयोग को भी बालिका अपने अधिकार के तहत लिखना चाहती है। लोकेंद्र जी ने हैंड रेज किया, लोकेंद्र जी अपनी बात रखें। हाँ, तो वो लिख सकती है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, बच्ची की तरफ से उसका जो प्रतिनिधित्व है वो एक वकील कर सकता है। तो आप बच्ची को एक लीगल एड काउंसिल की हेल्प प्रोवाइड कर दीजिए। अगर वो जी। अपनी तरफ से कोई बात किसी भी फोरम के सामने रखना चाहती है, किसी लीगल जी। फोरम के सामने भी रखना चाहती है, किसी इस तरह के फोरम के सामने रखना चाहती है, तो वो वकील के थ्रू रख सकती है, बिल्कुल उसको अधिकार जी। है। जी, जी। लोकेंद्र जी अपनी बात रखें। वैसे आपने हैंड रेज किया है लोकेंद्र जी। और किसी को कुछ बात रखनी है, अपने कुछ अनुभव शेयर करने हो आयोग से संबंधित, या कोई प्रश्न हो कविता जी से हम ले सकते हैं, हमारे पास समय है आज। मैं एक और यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू यहाँ उठाना चाहूंगी। जब मैं आयोग में काम करती थी और अभी भी मैं जिन लोगों को जानती हूँ जो जानकार आयोग में काम करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे केसेस आते हैं, ऐसी शिकायतें आती हैं जिनमें पुलिस के खिलाफ आरोप हैं। तो पुलिस अपैथी, यानी पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, पुलिस की तरफ से बहुत इनसेंसिटिव एटीट्यूड है, ये शिकायतें आयोगों में बहुत आती है। तो पुलिस अपैथी अपने आप में कैटेगरी है इस तरह के आयोगों में। और यहाँ जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको कांटेक्ट किया जाता है और उनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाती है। तो इनफैक्ट कुछ केसेस में इवन हमने भी देखा कि जब सीडब्ल्यूसी के सामने केस आया और बच्चे के खिलाफ अपराध हुआ था, तो सीडब्ल्यूसी ने पूरी कोशिश की कि पुलिस की तरफ से उसमें एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन सीडब्ल्यूसी की पुलिस ने सुनी नहीं। तो यहाँ पर जेजे एक्ट में तो क्लैरिटी है कि सीडब्ल्यूसी जेजेबी को इस बारे में लिखित सूचना दे सकती है और जेजेबी के डायरेक्शन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। और ऐसा ही हमने किया था और जेजेबी के कहने पर तुरंत एफआईआर दर्ज हुई थी। वैसे तो पुलिस का ये पुलिस की ड्यूटी है कि कोई भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन देता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि जो लोअर लेवल है उस पर पुलिस थोड़ा सा इनसेंसिटिव हो जाती है। तो अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है तो पुलिस अपैथी के जो केसेस हैं, जेजेबी को तो आप लिख ही सकते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, एक रिटन इंटीमेशन उनको दिया जा सकता है। बट एट द सेम टाइम इस तरह के जो केसेस हैं उसमें एक इंटीमेशन कंसर्न कमीशन को भी दिया जा सकता है, जो आपके स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं, उनको ये इंटीमेशन दिया जा सकता है ताकि उनके संज्ञान में ये बात आए कि जो राज्य की पुलिस है वो इस तरह के जो केसेस हैं जहां पर बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है, और इस मामले को फिर आगे कमीशन के द्वारा पुश किया जा सकता है। एडवोकेट एडीवी आपने हैंड रेज किया, अपनी बात रखे। कौन है एडवोकेट एडीवी? सीडब्ल्यूसी सिवान हैंड रेज किया, भाई साहब अपनी बात रखें जी। सभी को प्रणाम सर। हमने 4 बच्चों को अनाथ डिक्लेयर करने के बाद और प्रॉपर इंक्वायरी के पश्चात परवरिश योजना के लिए रिकमेंड किया। काफी समय बीत जाने के बाद उनको जो है योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, तो इसमें आयोग की क्या भूमिका हो सकती है? जी कविता जी, अच्छा प्रश्न है। लेकिन ये जो अनाथ बच्चे हैं इनको आपने अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर किया या नहीं किया? वो अनाथ बच्चे हैं, किसी संरक्षक के पास हैं। नहीं, वही लोकल क्यों, क्योंकि नहीं अगर नहीं अनाथ बच्चे हैं तो जी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो ऑर्फन डिक्लेयर किए गए हैं बच्चे
वो जी। अडॉप्शन में जाना चाहिए, क्योंकि उनको परमानेंट फैमिली मिलनी चाहिए। तो फॉस्टर केयर यहाँ पर एक सेकेंडरी ऑप्शन है। तो पहला जो कार्य करना है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, वो ये करना है कि अगर अनाथ बच्चे हैं और सारी जांच हो गई है, जो रेगुलेशन 6 में स्टेप्स दिए हैं वो फॉलो हो गए हैं, तो इन बच्चों को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर करना है। उसके बाद अगर ये बच्चे जिस तरीके से रूल्स में समयावधि दी है उसके अनुसार अडॉप्शन में नहीं जाते हैं और कोई भी फैमिली बच्चे को अडॉप्ट नहीं करती है, तो फिर आप इन बच्चों को फॉस्टर केयर में दे सकते हैं। रही बात इस सवाल की, जहां आप ये पूछ रहे हैं कि इस तरह की कोई योजना ही नहीं शुरू हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये कई सारे स्टेट्स में पूछा जा रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से फॉस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप और आफ्टर केयर की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए इस अधिनियम के तहत, वो अभी तक शुरू नहीं की गई है। और यहाँ पर इसकी इंटीमेशन भी मेरे हिसाब से कमीशन को दी जानी चाहिए, क्योंकि ये कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर जेजे एक्ट के तहत जो संस्थागत मेजर्स लिए जाने चाहिए या नॉन इंस्टीट्यूशनल मेजर्स यानी गैर संस्थागत मेजर्स भी लिए जाने चाहिए, तो इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी कमीशन की है। तो आप अपनी तरफ से कमीशन के साथ पत्राचार करके और उन्हें इसकी जानकारी दीजिए, और इसमें कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को वो आगे जो कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उन तक लेकर जाए, और वो चाहें तो इसमें जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के डायरेक्शंस ले सकते हैं, हाई कोर्ट में भी इस बारे में याचिका दायर करके और हाई कोर्ट के डायरेक्शंस ले सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि एक बिहार सरकार की योजना है परवरिश, उसमें एक आवश्यकता था कि बच्चा जो है अगर निकटतम संबंधी के पास रह रहा है तो उसको जो है अडॉप्शन में नहीं डाला जाएगा। अच्छा, आप किनशिप केयर की बात कर रहे हैं? जी जी क्या हाँ, किनशिप इसको बोल सकते हैं। जी जी वैसे मिलती है। ठीक है, किनशिप केयर भी जो है वो बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर किसी आपको लगता है कि आपने बच्चों के लिए किनशिप केयर चूज किया है और वहां पर उस परिवार को जो कि बच्चे की देखभाल कर रहे हैं उनको सपोर्ट की जरूरत है, तो फाइनेंशियल हेल्प सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। और अगर ये हेल्प देने के लिए सरकार तैयार नहीं है तो आप कमीशन में इस बारे में लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये बाल अधिकार का विषय है और कमीशन को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह की जो स्कीम्स बनी है उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अब दोनों